नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको आपके आने वाले सीटी, टेट और रीट जो भी तैयारी आप कर रहे हैं और जहां पर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो निश्चित रूप से साइंस के क्वेश्चन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और साथ ही साथ ये विज्ञान के प्रश्न अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि विज्ञान जहां जहां पूछा जाएगा हर जगह पर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे साइंस से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पर एक विलयन है जो लाल लेटवस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच यहाँ पर कितना होगा? तो देखिए, यदि हम देखते हैं तो ऐसा विलयन जो कि लाल लेटवस को नीला कर रहा है, तो विलयन का पीएच यहां पर कितना होगा? 7 से अधिक होगा। अब देखिए 7 से अधिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो विलयन है वो कैसा है? वो क्षारीय विलयन है और वो क्षार यहां पर जो है लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो यहां पर उसका जो पीएच होगा वो हो जाएगा 7 से अधिक। और 7 से अधिक होगा तो निश्चित रूप से वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रसायन उद्योग में उस तेजाब की, तो वो तेजाब है हमारा H2SO4। और H2SO4 जो होता है ना, इसे रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे उद्योगों के अंदर काम में आता है। तो इसे मूल रासायनिक माना जाता है रसायन उद्योग में। तो H2SO4 हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। तो कॉपर सल्फेट जिसे हम CuSO4 लिखते हैं, तो निश्चित रूप से ये जल अपघटित हो जाता है और ये अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम CaOCl2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो CaOCl2 के नाम से जाना जाता है, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण है। तो इनो जो हम लेते हैं, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है उस स्थिति में, ये उस इनो की बात है, उस इनो का क्वेश्चन है। तो उसमें बुलबुले जो बनते हैं पानी के अंदर, वो बनते हैं CO2 गैस की वजह से। तो उत्तर हो जाएगा CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है, जहां पर फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उसे स्थिरीकृत किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्रोमरेग, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमल पदार्थों में से वो पदार्थ जो फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट अभी हमने देखा था, इसी का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जली विलयन है यहाँ पर, तो ये वही प्रश्न है सोडियम थायोसल्फेट का। 2-3 प्रश्न उसी टाइप के बन रहे थे तो इसलिए उनको एक साथ ले लिया था। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक है। तो देखिए फोटोग्राफी की यदि हम बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, जिसे हम AgBr लिखते हैं, तो AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो पहले वाली जो फिल्म बना करती थी जैसे कैमरे की, ठीक है ना, अब जो फोटोग्राफी होती है वो डिजिटल हो रही है, पर पहले हमने जो कैमरे की जो रील देखी जो इस टाइप की हुआ करती थी, तो उस फिल्म पर AgBr जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, वो लेपित होता था और फिर उसमें ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता था। इस पर जो वस्तु होती थी उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था और इससे फिर धुलवाया जाता था। धुलवाने में हम जो है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं और इस फिल्म पर लेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती थी? तो ये अभी जो हमने बात की उसी फिल्म की बात है, फोटोग्राफिक प्लेट इसका कहा जाता था और इस पर परत होती थी सिल्वर ब्रोमाइड की। और अब इसका चलन जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि अब डिजिटल कैमरे के माध्यम से ही फोटोग्राफी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों के युग्म में से वो मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है। तो जो खाने होती है खनिजों की,
वहां पर अधिकतर जो विस्फोट होने का कारण होता है, तो वहां पर कारण होता है मीथेन और वायु का जब मिश्रण या युग्म बन जाता है, तो वहां पर विस्फोट होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं, तो ये वही प्रश्न है, मीथेन और वायु के मिलने की वजह से ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन तथा साइक्लो ट्राइमेथिलीन और ट्राई नाइट्रोएमीन RDX तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है। देखिए यहाँ पर एक पदार्थ जो है विस्फोटक नहीं, बाकी सभी विस्फोटक है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होगा ये विस्फोटक प्रकृति का नहीं होगा। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जिसे हम CCl3NO2 के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, और इसे हम क्लोरोप्रिक्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विस्फोटक नहीं है, बाकी अन्य तीनों ही विस्फोटक हैं। अगला क्वेश्चन है, TNG, TNP, TNA और TNT में से वो विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है। तो देखिए यहां पर संक्षिप्त नाम दे दिए हैं, जैसे TNG जो है, तो TNG जो होता है ये क्या होता है, तो TNG जिसे हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना। तो TNG जो होगा यहाँ पर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होगा, और ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। साथ ही साथ ये एक जो होता है रंगहीन तरल होता है, और जिसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो ये होगा यहाँ पर हमारा उत्तर, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, RDX जो था ये आविष्कृत हुआ तो जर्मनी के हैंस हेनिग के द्वारा ये 1899 में आविष्कृत हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, RDX का एक और अन्य नाम क्या है, तो इसे साइक्लोनाइड भी कहा जाता है RDX को। चलिए, और एक विस्फोटक है फास्फो ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा जो TNG था नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं इसको, TNG का नाम ले तो ये एक विस्फोटक की तरह प्रयोग में आता है। अगला क्वेश्चन है, खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग में होता है। तो खाने की जो वस्तुएं होती है उनके परिरक्षण में हम सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं, इसी के साथ में सिरके का प्रयोग भी करते हैं, नमक का भी करते हैं, शक्कर का भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही विकल्प, मतलब एक ही उत्तर दिया है, सोडियम बेंजोएट। तो आप ध्यान रखिए सिर्फ सोडियम बेंजोएट ही काफी नहीं होता है, दूसरे जो परिरक्षक होते हैं वो भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 4 विकल्प में से एक विकल्प के हिसाब से ये प्रश्न छटा हुआ है, तो उस हिसाब से एक ही उत्तर दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खाद्य पदार्थों में परीक्षण हेतु प्रयोग हम लाते हैं सोडियम बेंजोएट का अभी हुआ प्रश्न है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर हो गया सोडियम बेंजोएट का, जो कि फल के रस को भी सुरक्षित रखने का काम आता है। और खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, तो वहां पर जो लैक्टिक अम्ल होता है उसके अंदर उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है ना। और दूध जो दही में परिवर्तित हो जाता है, मतलब फट जाता है, तो ये वही कारण है, जीवाणु की क्रिया है यहाँ पर। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, मतलब प्रशीतन एक तरीके से खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखना, ये खाद्य परिरक्षण में कैसी मदद करता है, ये हमारा प्रश्न है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम कर, जैसे फ्रिज होता है, तो फ्रिज प्रशीतक है एक प्रकार का जो ठंडा रखता है खाने की वस्तुओं को भीतर के माहौल में, तो वो उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जीवाणु की जो होती है उनको कमजोर कर देता है, उनको धीमा कर देता है, जिससे वो खराब नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैसें होती है वो कौन कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो मिश्रण होता है ये गोताखोर को दिया जाता है श्वास लेने संबंधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोताखोर के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो हीलियम गैस को मिश्रित किया जाएगा। पहले नाइट्रोजन को किया जाता था, परंतु अब हीलियम को किया जाता है। सल्फर SF6 जिसे हम कहते हैं यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड, अणु का जो आकार है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है SF6, इसका आकार होगा यहाँ पर अष्टफल की प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील गैस है, तो अमोनिया जो होती है वो जल में आसानी से घुलनशील गैस होगी। अगला क्वेश्चन बन जाता है, हास्य या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है जिसे हम N2O कहते हैं, ये हास्य गैस के रूप में, लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग में होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रकार बदला जाता है,
तो यहाँ पर लिखा है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया के द्वारा। अब देखिए उत्क्रम परासरण प्रक्रिया जो है नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर ये आरओ प्रक्रिया है। आरओ जिसका पानी हम पीते हैं और साफ पानी पीते हैं जिसे कहते हैं, पर ये आरओ जो होता है ये क्या होता है, तो आरओ जो होता है ना ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। मतलब परासरण की जो क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ये प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है कि परासरण की विपरीत हो जाती है, मतलब परासरण की जो क्रिया होती है ना उसकी विपरीत ये प्रतिक्रिया होती है, तो इसी को कहा जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया। अब समुद्री जल जो होता है इसको शुद्ध जल में बदलने के लिए हम इस प्रक्रिया का उपयोग भी कर सकते हैं उत्क्रम परासरण का, या फिर हम एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं डीसैलिनेशन, ठीक है ना, डीसैलिनेशन। ये प्रक्रिया भी प्रयोग में लाई जाती है और इससे हम हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है विलवणीकरण, ठीक है ना। ये मतलब इसमें से लवणों को हटाया जाता है और इस प्रक्रिया को कहता है डीसैलिनेशन। और एक आसवन प्रक्रिया भी होती है जिससे भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी उत्तर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर यहाँ सिर्फ एक ही उत्तर दे रखा है तो मैंने इससे संबंधित जो और भी उत्तर हो सकते हैं वो भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो ये हमने जो आरओ वाली प्रक्रिया है ये इसमें उत्तर के रूप में लिख रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये अभी का प्रश्न देखा था वही प्रश्न है, उत्क्रम परासरण है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि फिटकरी के अंदर जो होते हैं धनायन होते हैं, गंदगी के अंदर ऋणायन होते हैं, वो स्कंदित हो जाते हैं, तलीम बैठ जाते हैं। इस प्रकार से फिटकरी जो होती है उनको हटा देती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो गैस होती है उसका कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदल दिया जाता है हाइड्रोजन के माध्यम से। और निकेल उत्प्रेरक जो होता है ना ये इसमें उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक जो है इसी का उपयोग वहां पर किया जाता है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है, तो कीट भक्षी पौधे जहां पर कीटों का भक्षण करते हैं तो वहां की मिट्टी जो होती है ना उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, और उसी वजह से वो कीटों के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, उनको खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है। तो सामान्यतः मतलब ये मौसम संबंधी गुब्बारे होती है उनके अंदर गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। ये सामान्यतः अपने जो गुब्बारे होते हैं इनकी बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल होता है। तो जो यूजेनॉल होता है ये लौंग के अंदर पाए जाने वाला सारभूत तेल होता है, तो इसे हम यूजेनॉल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अश्रु गैस। तो अश्रु गैस जो होती है ये होती है अमोनिया, जिसे हम NH3 की भी लिखते हैं। और इस गैस का प्रयोग जो होते हैं पुलिस जो होती है, सेना होती है, जहां भीड़ होती है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस की गोले छोड़ती है, और जिनके अंदर मुख्यतः अमोनिया गैस होती है जिससे आंखों में जलन होती है और भीड़ जो होती है वो चुपचाप भागने का कार्य करती है। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, दूध उदाहरण है। तो दूध एक पायस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है ये हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन आता है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो आयोडीन जो होता है इसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह भी किया जाता है। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला जो एक्वेरेजिया होता है ये बनाया जाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के बनाया जाता है, जहां पर नाइट्रिक अम्ल जो होता है जिसे हम नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं HNO3, और ये होता है इसमें HCl। तो इन दोनों का अनुपात जो होता है 1:3 का होता है, और दोनों का जो मिश्रण तैयार होता है वही कहलाता है एक्वेरेजिया। और इसी सोना जो होता है वो इसके अंदर घुल जाता है, और इसी कारण से स्वर्णकार इससे जो होते हैं वो प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो किसी भी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांक को ये प्रदर्शित करता है पीएच मूल्यांक। कोयले के बिटुमिनस, कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वो प्रकार जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश होता है। तो एंथ्रासाइट जो होता है ये होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है कोयले के इन तीनों प्रकारों में से।
अगला क्वेश्चन है, कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है। तो कार्बन की अधिकतम मात्रा जो लोहे के प्रकार होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, तो उनसे संबंधित प्रश्न है। तो ढलवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं। जी हाँ, नमक जो होता है NaCl, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु द्रवित अवस्था में ये सुचालक बन जाता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन जो होते हैं वो उपस्थित हो जाते हैं लिक्विड विलयन में। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करेगा? तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन जो होगा ये कम वायु प्रदूषण करेगा। भारी जल है एक प्रकार का मंदक होता है भारी जल, जिसे नाभिक रिएक्टर में प्रयोग में लाया जाता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला की बात करें तो D2O, जिसे हम ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं, ये भारी जल का सूत्र है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के तरह व्यवहार होने वाला पदार्थ कौन सा होगा? तो देखिए, जो मंदक होते हैं ये सब भारी जल ही नहीं और भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो ग्रेफाइट की जो छड़ें होती है वो भी मंदक की तरह होती है। इसी के साथ में भारी जल भी होता है, और कैडमियम की छड़ें होती है वो भी होती है ना। तो 2-3 नाम आते हैं इसके अंदर भी निकल करके। तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं मंदक के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करें तो जो मंदक होते हैं आखिर वो क्या करते हैं? तो मंदक जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो तेज गतिशील, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम मंदक कहते हैं। और जिसमें ग्रेफाइट हो गया, कैडमियम की छड़ें हो गई, भारी जल हो गया, ये सभी आते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है। तो देखिए, हीलियम जो गैस होगी ना ये नोबेल गैस होगी, आदर्श गैस होगी। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? यदि बात करें इसकी तो देखिए, जब जंग लगती है ना उस स्थिति में लोहे के ऊपर जो होता है हमारा आयरन, उसके ऊपर कई प्रकार की जो गैसें होती है, नमी होती है, पानी होता है, ये सभी चीजें होती है विद्युत अपघट्टी के रूप में होती है, और ये सब लोहे के साथ में रासायनिक क्रिया करती है। तो इनका भार भी जो होता है वो लोहे के साथ जुड़ जाता है, इसी वजह से लोहे का भार जंग लगते समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में सर्वाधिक यौगिक निर्माण जो करता है वो तत्व हो जाता है कार्बन। और प्रकृति में कार्बन के तत्व और हाइड्रोजन के तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में से कार्बन है, तो निश्चित रूप से सभी के अंदर कार्बन जो होता है उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केवलार, लेक्सान, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से कार्बन से बना हुआ कौन होगा? तो यहाँ पर जो ग्राफीन होगा ये कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। चलिए, एलपीजी जो होती है इसमें मुख्यतः होती है, तो इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो गैसें होती हैं ये इसमें मुख्य रूप से होती है। पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। और कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक टीम के द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में कौन कौन सम्मिलित थे? तो यहाँ पर हम बात करें रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हैराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले इसमें उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्किंस्टर फुल्लरिन जो होता है ये कार्बन का एक यौगिक होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षडभुज से बने हुए बहुफल की संरचना में आपस में जुड़े होते हैं और एक फुटबॉल की संरचना के रूप में ये होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलेगा? तो लिग्नाइट के अंदर मिलेगा। मोनोजाइट जो है अयस्क है, तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। माइका जो होता है जिसे हम अभ्रक भी कहते हैं और ये ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, तो विद्युत इंसुलेटर वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। पारा, पानी तथा ईथर बेंजीन द्रव में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो इन सभी की बात करें तो इसमें जो पारा होता है वो ऊष्मा का चालक है। इसी प्रकार से जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक, तो यहाँ पर भी पारा जो होगा चालक होगा। सीसा, पारा, निकल, टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, तो द्रव निश्चित रूप से जो पारा होता है मरकरी वो द्रव अवस्था में होता है। जस्तेदार लोहे और चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होता है, तो जो लोहा होता है जिस पर जस्ते की परत चढ़ी जाती है उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं और उस पर जस्ते की परत होती है जो उसे जंग से बचाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होगा जस्ते का, जिसे हम यशत भी कहते हैं। और एल्यूमिनियम प्राय पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है
उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती, तो जो लोहा होगा वो पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती, बाकी अन्य धातुएं बनाती है। जस्ता, तांबा, टीन, पारा, जस्ता, सीसा, जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम है, तो पारा और जस्ता जो है ये अमलगम का उदाहरण है, बाकी अन्य नहीं। क्योंकि जिस धातु के साथ में पारा होगा, तो जैसे जस्ता हुआ, तांबा हुआ या कुछ भी हुआ, तो उनके साथ अमलगम होगा, लोहे के साथ नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, टांका एक मिश्र धातु है, तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है टांका। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वो है निकेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो उसमें निश्चित रूप से कार्बन की जो मात्रा होती है वो बढ़ा दी जाती है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता अपघर्षण होता है, तो वो होगा यहाँ पर क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलेगी, तो इसमें गैस निकलेगी एसिटिलीन गैस। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, तो वो धातु है यहाँ पर क्रोमियम धातु। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन। तो मैग्नीज कार्बन यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, उस वजह से यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी, तो निश्चित रूप से पोटेशियम यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी। लिथियम, पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम एवं एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु। तो हल्की और भारी को क्रम से देखना है, तो लिथियम जो होगी यहाँ पर सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम जो होगी ये सबसे भारी धातु होती है। चलिए सर्वाधिक कठोर तत्व की बात करें तो ये हीरा जो होता है सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। देखिए तत्व है, अभी हमने धातु को देखा तो ऑस्मियम धातु सबसे भारी थी, यहाँ पर तत्व की बात हो रही तो यूरेनियम जो तत्व होगा ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी तथा में सबसे भारी कौन होगा, तो यहाँ पर होगा यूरेनियम, क्योंकि इन सभी में से हमें देखना है चारों धातुओं में से। मोती की रासायनिक संरचना जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं माणिक्य और नीलम, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो आभूषण होते हैं उनमें किए जाते हैं, अंगूठी वगैरह के अंदर हम देखते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त होते हैं, लैंपों में उपयोग होता है तो इनमें उपयोग होता है सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क के लिए प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों में से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाली वस्तु, तो पारा, वाष्प तथा आर्गन जो होती है ये प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु होती है। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी, तो सोना जो होगा ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु होगी, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, तो अम्लराज जो होता है इसमें इसे घोला जा सकता है और अम्लराज एक वरेजिया होता है जो हम पहले देख चुके हैं। शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होगा। अगला क्वेश्चन आती है, मुलायम खनिज टाक जिसे सोपस्टोन भी कहते हैं मुख्यतः होता है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट ये होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी भी कहा जाता है। किस पदार्थ को फिलोसफर वुल कहा जाता है, तो फिलोसफर वुल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसलें गोल्डन राइस पैदा की गई थी, तो विटामिन ए के लिए जो ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस से ये पैदा की गई थी। पॉलीथीन जो होती है संश्लेषण में प्रयुक्त तो होती है एथिलीन, तो मतलब पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन के जो अणु होते हैं वो जुड़ते हैं। हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है, तो ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनकी महत्वपूर्ण घटक होती है।
दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो हाइड्रोजन और जो कार्बन होते हैं ये प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु होती है, तो पारा जो होता है उसी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। आतिशबाजी में जलने पर हरा रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बैरियम जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग देखने को मिलता है आतिशबाजी में। और ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का, तो उत्प्रेरक नहीं ये एंजाइम होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे अलग समझे, तो यहाँ पर जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये उत्प्रेरक लिख दिया इसमें। चलिए, तो यहाँ पर आज के जो हमारे विज्ञान से संबंधित जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।